आज सत्यपाल मलिक नहीं रहे। सत्यपाल मलिक से मेरी खट्टी और मीठी दोनों तरह की यादें जुड़ी हैं। व्यक्ति चला जाता है, सभी को जाना है। उसके जाने के बाद उसके क्रियाकलापों का, उसके जीवन का समाज के सामने एक चिट्ठा होता है और उसी के आधार पर हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। सत्यपाल मलिक का जन्म बागपत से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर बागपत जिले के प्रसिद्ध गांव, जो बहुत बड़े जमींदारों का गांव है, हिसाबदा में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ। बचपन में ही उनकी जो माताजी ने ही उनको पाला पोसा, क्योंकि पिताजी का देहांत उनके बचपन में ही हो गया। किसान परिवार में जिस तरह की कठिनाइयां किसानों के बच्चे झेलते हैं, देखते हैं, और जो खेती के कामों में छोटे छोटे बच्चे करते हैं, वो सब अनुभव उन्होंने उठाया। मेधावी छात्र थे और यहाँ आरंभिक शिक्षा पूरी कर वो मेरठ कॉलेज मेरठ में चले गए और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। वो बहुत प्रखर वक्ता छात्र जीवन में कहलाते थे। समाजवादी विचारधारा उनके खून में रची बसी थी। डॉक्टर लोहिया को अपना नेता मानते थे और वो मेरठ कॉलेज मेरठ के छात्र संघ के अध्यक्ष बने अपने भाषण कला के बल पर। वहीं इकबाल कौर, जो मेरठ कॉलेज में लेक्चरर थी, उनसे उनका प्रेम संबंध हुआ और बाद में विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र कबीर है। ये मूलतः उनके अपने व्यक्तिगत जीवन की बात मैंने बताई। 1974 में चौधरी चरण सिंह उन्हें अपने साथ लाए और बागपत से वो बीकेडी के टिकट पर जीते। मैंने पहली बार उन्हें देखा जब आपातकाल लगने से करीब 4 या 5, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता पहले बड़ौत में, जहां आज रेलवे स्टेशन है, उसी जगह पुरानी दिल्ली एसएस लाइट रेलवे कहलाती थी, जो शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे जो बंद हो गई थी, उसका स्टेशन था। और वहां जयप्रकाश नारायण जी, चौधरी चरण सिंह की एक सभा सुबह तकरीबन 9-10 बजे के आसपास रखी गई। चौधरी चरण सिंह ने अध्यक्षता की, जेपी उसके मुख्य अतिथि थे और सत्यपाल मलिक ने संचालन किया। मुझे याद है कि जेपी ने उसमें एक पंक्ति कही थी, डरो मत अभी मैं जिंदा हूं, और तालियों की गूंज से, वो पंडाल तो नहीं था, खुला मैदान था, और उनकी उस शब्द कहने के बाद जनता उठ खड़ी हुई, उसमें जोश व खरोश पैदा हुआ। चौधरी चरण सिंह का अध्यक्षीय भाषण भी लोगों ने नहीं सुना और वो केवल माइक पर धन्यवाद की रस्म अदायगी करते रहे। उस सभा में सत्यपाल मलिक को मैंने सुना, मैं भी उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। किंतु बाद में मैंने उनकी राजनीति के विषय में जो सुना लोगों से, तो मुझे भी वो भ्रांति होती गई। वो चौधरी चरण सिंह के साथ जब थे इमरजेंसी के दौर में, वो पहले बार आ गए और उन्होंने चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया। बहुत सारे लोग आज इस तथ्य को छुपाते हैं, लेकिन इसमें चौधरी चरण सिंह जी की सहमति थी और ये बात इंदिरा गांधी ने वीरेंद्र वर्मा जी को बताई थी और वीरेंद्र वर्मा जी ने मुझे बताई थी। चौधरी साहब उस समय जेल में निराश हो गए थे। उन्होंने मलिक साहब को लगाया कि आप ठीक है, आप बात करो। और जब चौधरी साहब इंदिरा जी को हरपीज हो गई और उसी बीच हरपीज जब वो ठीक हुई, वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, तो चौधरी साहब भी अन्य नेताओं के साथ जेल से इमरजेंसी के बाद बाहर आ गए और छपरौली की एक सभा में आए। तो वो शब्द भी मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था उस सभा में, चौधरी चरण सिंह जी ने, कि जब खेत में कोई हल लेकर जाता है, हाली या पाली, तो वहां उसके लिए रोटी लेके जाते हैं कि नहीं। तो मैं जेल चला गया, पर तुम में से मेरे पीछे कितने लोग जेल में आए। बड़ी पीड़ा थी उनके मन में। लेकिन चौधरी साहब ने बाहर आकर देखा कि माहौल बदल गया है, कांग्रेस के लोग खिलाफ हो चुके हैं, कांग्रेस हारेगी, और उन्होंने सत्यपाल मलिक को बलि का बकरा बना दिया और दोष उनके सर पे मंड दिया। और फिर बड़ौत की एक सभा में बलवंत सिंह बावली जी को खड़े करके कहा कि तुम्हारे पास आया था क्या नहीं सत्यपाल मलिक चरण सिंह को ये कहो वो कहो। तो वो चौधरी साहब के और उनके बीच मतभेद हुए और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और जब दिल्ली में
चौधरी चरण सिंह की बड़ी रैली हुई 1988, ये मेरे ख्याल में 78, या जब मोरारजी से उनके संबंध खराब हुए तो देवीलाल जी ने एक बहुत बड़ी रैली, मैं कहूँगा कि रिकॉर्ड तौर रैली आज भी वो मानी जाती है, जो यहाँ बोट क्लब पर उस जमाने में हुआ करती थी। उसमें अकेले देवीलाल जी ने उस समय लगभग 70 लाख रुपया दिया और 5 के करीब शायद उत्तर प्रदेश से था। कमाल किया था उन्होंने। और उस रैली में सत्यपाल मलिक जी हमारे सामने बैठ के मूंगफली खा रहे थे और मंच पर ओमपाल नेहरा और केसी त्यागी जी थे। तो उस सभा के बाद हमने देखा उनकी हालात को। फिर बड़ौत में वो आए कॉलेज में और ओमवीर तोमर और उनके साथी उन्हें कंधों पर लेकर स्टेज तक ले गए। वहां से दोबारा चौधरी चरण सिंह के और सत्यपाल मलिक जी के संबंध बने। फिर उन्होंने राज्यसभा में भेजा। और ये मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि सत्यपाल मलिक जी जाटों में सबसे अधिक बड़े मैनिपुलेटर थे राजनीति के। वो बड़े से बड़े लीडरों से किस तरह उनके निकट जाया जाता है और अपना हित साधने के लिए किसके साथ क्या करना है, इसकी योजनाएं उनके दिमाग में होती थी। वो राज्यसभा में थे तो मुझे वो दिन भी याद है कि संभवतः 1983 का अंतिम समय था, जब चौधरी देवीलाल, जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर और ये अपने बड़े बड़े लीडर हुकमदेव नारायण यादव, इन सबको चौधरी चरण सिंह ने, सत्यपाल मलिक पर दोष मढ़ा इन सब ने कि इन्होंने कानाफूसी करके हमें चौधरी साहब से अलग कर दिया है। वो भी थे, कुमारामारी जी भी। तो ये सब मलिक साहब पर दोष लगा। और स्पेशली चौधरी देवीलाल ने अपनी सरकार ना बनने का कारण भी उन्हें बताया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी भी और सत्यपाल मलिक जी भी उस समय भजन लाल की सरकार बनाने में इंटरेस्टेड थे, अपने पार्टी के, चौधरी देवीलाल की नहीं, क्योंकि उन्हें था कि एक पैरेलल लीडर और खड़ा हो जाएगा। ये कटु सत्य है, जाट वर्सेस जाट। तो ये इनके माध्यम से वो इस तरह की चीजें कराते थे। लेकिन बाद में कुछ और लीडर आए और चौधरी साहब को जब ये हकीकत सामने आने लगी तो फिर वो सत्यपाल मलिक जी से नाराज हो गए और सत्यपाल मलिक जी ने अपना वो छोड़कर वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में उनकी सभा हुई जैन कॉलेज में और मुझे वो भी दिन याद है। माइक की स्थिति अच्छी नहीं थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सभा थी, उसमें माइक बहुत चू 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 कर रहा था। मलिक साहब ने एक शब्द कहा था, जब घर में आग लगती है तो सबसे पहले अपने कीमती धन, अपने बड़े बेटे को किसान या गांव वाला आग में से बचाया करता है। वही व्यवहार मेरे साथ चौधरी चरण सिंह जी ने किया। बड़ी ताली बजी थी उनके इस वाक्य पर। वो कांग्रेस में आए और वो जानते थे किस तरह पद के लिए किस तरह मैनिपुलेशन होती है, तो वो कांग्रेस के भी लाडले बने और यहाँ राज्यसभा में आ गए। लेकिन उनके स्वभाव में किसान था, गांव था, इसे दो राय नहीं है इस विषय में। वो जज्बाती भी थे और गुस्सैल भी थे, बहुत मीठे सॉफ्ट स्पोकन थे, पर जब अंदर से ठान लेते थे तो फिर नहीं रुकते थे। मुद्दा बोफोर्स खाया। मुफ्ती मोहम्मद सईद और सत्यपाल मलिक दोनों की राज्यसभा शायद 6 या 7 महीने की बची थी, दोनों ने वो छोड़ दी, जन मोर्चा में आ गए। आरिफ मोहम्मद खान साहब भी उनके साथ थे और जन मोर्चा का अभियान चल निकला। उसमें भी सबको याद है वो कहानियां। तो मैं आज ये बताने लगा हूं कि वो कई घटनाएं ऐसी हैं मलिक साहब की जो याद करने लायक है। जैसे मैंने बताया, चौधरी चरण सिंह जी के वो सबसे निकट भी आए, उनके दूर विरोधी भी बने, लेकिन उनका सम्मान उन्होंने कभी करना नहीं छोड़ा। गांव और किसान की बात कहना नहीं छोड़ा। मैं उनसे कई बार मेरे टकराहट व्यक्तिगत भी हुई, क्योंकि हमने गांव में वीरेंद्र वर्मा जी की किसानों की मीटिंग की थी। चौधरी चरण सिंह ने ठीक एक दिन पहले उन्हें हमारे गांव में भेज दिया विरोध करने के लिए। तो मैं उनसे उस बात पर कई बार लड़ा, लेकिन फिर भी वो कभी मन में द्वेष नहीं रखते थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वहां से मेरा और उनका एक निकट संबंध बना। उस पर भी आपको बताता हूँ। उसमें किसान आंदोलन की भी बात, बहुत ही रहस्योद्घाटन करने वाली बात एक मैं बताऊंगा। बाद में वो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के
का उनके पास प्रभार रहा और फिर वो गडकरी जी के बेहद निकट आ गए और फिर वो गडकरी जी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए और उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सभाओं में अपनी बात रखी। बाद में सत्ता में आने पर पहले वो मुजफ्फरनगर से लड़ना चाहते थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। मेरठ से लड़ना चाहते थे, नहीं दिया गया। उसके बाद हालांकि वो 2003 में अपने क्षेत्र बागपत से लड़ चुके थे और वो स्थिति बीजेपी की उस समय अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छे वोट उन्हें नहीं मिले थे, उन्हें नहीं बल्कि बहुत लोगों को नहीं मिले थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें गवर्नर बनाया गया। चर्चा मुझे नहीं पता कितना सत्य है, ये कहा गया कि एनएसए साहब से उनके व्यक्तिगत संबंध थे, दोनों मेरठ कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे। अरुण जेटली जी से भी उनके छात्र जीवन से संबंध थे, क्योंकि जेटली जी जब छात्र राजनीति दिल्ली में करते थे, सत्यपाल मलिक मेरठ में करते थे। उन्होंने बहुत सारे नेता बनाए, ये भी एक सत्य है, हरियाणा में भी और यहाँ भी अपने उत्तर प्रदेश में भी। बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता जो उनके साथ थे उन्हें एमएलए बनाया। आज भी हर पार्टी में उनके साथ के लोग हैं जिनकी उन्होंने मदद की। ये उनका गुण था कि वो नेतृत्व पैदा करते थे, जबकि उनके पास उस तरह का अधिकार या उस तरह की वोट नहीं थी कि वो किसी को एमएलए बना सके, लेकिन दूसरों से प्राप्त शक्ति के बल पर उस शक्ति को आगे ट्रांसफर करना वो जानते थे। फिर वो गवर्नर बने और गवर्नर भी बिहार के। तो बिहार में जो सीएम है नीतीश कुमार जी, ये तो बहुत जूनियर थे उस समय, सचिव थे जब सत्यपाल मलिक राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष थे। खैर वहाँ गवर्नर रहे, वहीं से फिर इन्हें JNK भेजा गया और वो सबसे बड़ी उपलब्धि जो भारतीय जनता पार्टी की है, धारा 370 समाप्ति की, उस समय यही गवर्नर थे। हालांकि उससे पहले महबूबा मुफ्ती का यह आरोप रहा कि उन्होंने उनकी सरकार नहीं बनने दी और उन्होंने जब बहुमत का दावा पेश किया तो उसे तकनीकी रूप से यह कहकर के मुझे देर से प्राप्त हुआ, उससे पहले वो धारा 370 का ऐलान कर चुके थे। वो बहुत लोकप्रिय हो, इसके लिए उनका इतना अभिनंदन देश की जनता कर सकती थी, किया। और उन्हें क्योंकि जम्मू कश्मीर को 3 राज्यों में बांटा गया, उन्हें गोवा भेज दिया गया। प्रमोद सावंत जो वहाँ के सीएम हैं, उनके साथ उनके मतभेद चले और वो मतभेद इतने बढ़ गए, उसमें कुछ व्यक्तिगत चीजें हैं जिनको कहना सार्वजनिक मंच पर ठीक नहीं है, अलग अलग पक्ष हैं। उनसे एकदम से एक दिन पता लगा कि उनको मेघालय भेजा गया है और मेघालय में वो रहे, तो फिर जो भी परिस्थितियां थी वो उन्हें लगा कि तुम्हें जो है ना ये पोस्टिंग जो है एक तरह से दोषी मान कर दी गई है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके मतभेद पैदा होते हैं। वो बहुत पीड़ित थे। मुझे एक बार उन्होंने कहा कि जैसे दरोगा को भी टाइम मिलता है कि चार्ज दे के कल चले जाओ, मुझे ऐसा हवाई जहाज दे दिया कि मुझे लगा मैं पहुंचूंगा भी कि नहीं और कोई मेरे खिलाफ कुछ ऐसी षड्यंत्र तो नहीं। तो उनके मन में वो बीज बैठ गया। लेकिन अमित शाह जी के लिए उन्होंने कभी एक शब्द खिलाफ नहीं बोला, अमित शाह साहब कहते थे और वो वहां चले गए। लेकिन तभी हुआ किसान आंदोलन और इसमें मेरी उनकी थोड़ी आत्मीयता कह लीजिए या कई बार बात हुई और मैं उसको भी आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इसकी परमिशन दे दी थी और ये बात मैंने संदीप चौधरी जो उस समय किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा कवर करते थे उनसे साझा भी की थी। मित्रों, किसान आंदोलन में सत्यपाल मलिक जी का फोन मुझे आया रात को लगभग 11:30-12 बजे और मुझे उन्होंने कहा कि सो रहे हो? मैंने कहा जी बताओ। कहने लगे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है जो आज वहाँ बॉर्डर पे हुआ है राकेश टिकैत के साथ, और मैं इसको पसंद तो नहीं करता, इसकी राजनीति संदेह के घेरे में भी थी, लेकिन भाई अब मसला किसान का है, बिरादरी का है, मुझे बताओ मैं उससे कैसे संपर्क करूं। मैंने कहा जी आप। कहने लगे मेरे पास जो नंबर है वो बंद आ रहा है। तो मैंने कहा जी मेरे पास भी वही नंबर है। तो मैंने उन्हें सुझाव दिया कि उनके मित्र हैं युद्धवीर जी। तो उन्होंने कहा रे बलराम वाह वाह वाह, आपने बहुत अच्छा याद कराया, मैं उनसे संपर्क करता हूँ। तो उन्होंने युद्धवीर जी से बात की और उसके बाद
हालांकि मुझे बताने की आवश्यकता तो थी नहीं उन्हें, पर उस आदमी का हृदय देखिए, कई बातों में वो बच्चे जैसे भी चीजें करते थे। उन्होंने वापस रिप्लाई किया लगभग 1 बजे, बोला बलराम भाई अब निश्चिंत होकर सो जाओ, सुबह कोई गड़बड़ नहीं होगी। अमित शाह साहब की और राकेश टिकैत की मैंने बात करा दी है और अब जो होगा वो राजनीतिक रूप से किसानों के हित में ही होगा। वो वहां आश्वस्त थे कि कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन वो आंदोलन खिंचता गया, उनकी कटुता बढ़ती गई और संभवतः उन्होंने ये विचार कर लिया कि अब मैं इस बात को लेके किसान नेता बन सकता हूँ। मैंने उनसे 2-3 बार कहा भी कि आप इतना ओपनली मत बोलो, आप गवर्नर हो, उसकी एक अपनी मर्यादा है। बोले भाई मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैं किसान का बेटा हूँ, क्यों ना बोलूँ मैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, आपका निर्णय है। फिर बाद में उन्हें मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन सकते हो और आपको मर्यादित ढंग से ये बात प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को बतानी चाहिए। तो बोले दोनों से बात हो चुकी है, अमित शाह साहब का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मोदी जी की आंखों में किसानों के प्रति मुझे गुस्सा दिख रहा है। तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर वो बोलना शुरू हुए पुलवामा पर। और हम उस सभा में भी लकी अनलकी है, राकेश कुमार जी जो अमीनगर सराय के मूल निवासी हैं और राष्ट्रीय अपने प्रदेश के संगठन मंत्री भी रह चुके हैं, महामंत्री, वो अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हीं के यहाँ उन्होंने एक सीधा आरोप लगा दिया कि 150 करोड़ रुपए के मुझे रिश्वत ऑफर हुई और वो भी आरोप सारा लगाया और बहुत खिलाफ बोले। वहाँ अपोजिशन का भी कोई आदमी उतना खिलाफ शायद नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मुद्दे दे रहा हूँ विपक्ष को। तो वो क्या उनके मन में राजनीति थी क्या नहीं थी, वो एक उनके मन की बात है। उन्होंने फिर बाद में वो चलते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक उनको झेला, जो उनके स्वभाव के पूर्णतः विपरीत है। इस ये रहस्य जो है ये बीजेपी के बड़े नेता या मलिक साहब के साथ अब चला गया, क्योंकि इतना किसी को इन्होंने नहीं झेला और बहुत थोड़ा कार्यकाल बचा था, लेकिन इन्होंने एक दिन उन्हें पदमुक्त कर दिया। उसके बाद भी वो अपनी बात कहते रहे, अपनी बात पर अडिग रहे। राहुल गांधी के साथ भी उनका एक इंटरव्यू काफी चर्चित हुआ। तो मलिक साहब के स्वभाव में एक अजीब शख्सियत थे। वो बहुत विनम्र भी थे, बहुत कटु भी हो जाते थे, राजनीतिक रूप से मदद भी करते थे और पर काटने में भी उस्ताद थे। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि एक किसान का बेटा, एक सुलझा हुआ राजनीतिज, जो उसका अंत है वो स्वास्थ्य की वजह से बहुत गड़बड़ हुआ और उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और वो चले गए। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति सद्गति प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते।